हाँ, तो अपने पिछले वीडियो में बुकानन पढ़ रहे थे और बुकानन में पढ़ रहे थे पहाड़ियाज़, ठीक है। अब बुकानन फिर यात्रा अपनी कंटिन्यू रखता है और यहाँ से बुकानन अब जाएगा उसी मतलब गंजूरिया पहाड़ है जो वहीं पर राजमहल हिल का या राजमहल पहाड़ी का एक पार्ट पड़ता है, ठीक है, गंजूरिया पहाड़। और गंजूरिया के अंदर ये फिर देखता है कि एक गाँव है, इसको नज़र आता है गाँव, ठीक है। और वो गाँव बिल्कुल अभी भी ताज़ा ही, वहाँ पर बिल्कुल जंगल को साफ़ किया गया था और खेतीबाड़ी स्टार्ट की गई थी, ठीक है। ये वहाँ जाता है, उन लोगों से मिलता है, फिर उनको देखता है कि वो फिर पता चलता है कि ये संथाल लोग हैं। मतलब वहाँ पर जो पहले जो उसने यात्रा की थी वो तो थे पहाड़िया, और अब ये जो जहाँ जाता है बुकानन वो क्या है, वो संथाल, ठीक है। तो अपन बात करेंगे बुकानन की। और बुकानन अपनी यात्रा कंटिन्यू रखता है, वापस जाता वही राजमहल हिल पर ही है, ठीक है, राजमहल पहाड़ी। और राजमहल पहाड़ी का ही एक भाग है या एक पार्ट है, वो है गंजूरिया, ठीक है, गंजूरिया स्पेलिंग करेंगे अपन गंजूरिया पहाड़ी, इंग्लिश में भी गंजूरिया पहाड़ी है, ठीक है। तो ये गंजूरिया पहाड़ जाता है और गंजूरिया पहाड़ में क्या है कि वहाँ एक गांव है जो अभी भी ये देखता है कि ताज़ा बिल्कुल साफ़ करके खेतीबाड़ी स्टार्ट की गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये जिन लोगों से मिलता है पता चलता है कि वो बंगाल से आए थे, ठीक है, बंगाल से आए थे और ये हैं संथाल। वो तो थे पहाड़िया और ये कौन है, ये है संथाल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संथाल थे। अब देखो एक्चुअली संथाल यहाँ आए कैसे कि बंगाल के अंदर रहते थे ज़मींदार, ठीक है, खेतीबाड़ी करने वाले सारे ज़मींदार जो होते हैं, ये ज़मींदार क्या करते थे, इनको भाड़े पर लाते थे इन संथालों को, ठीक है। बंगाल के जो ज़मींदार थे, क्योंकि ज़मींदारों का काम खेतीबाड़ी करना था, तो ये ज़मींदार बंगाल के जो थे इनको संथालों को भाड़े पर लाते थे। भाड़े पर का मतलब जैसे मजदूर बना के लाते थे खेतीबाड़ी करने के लिए। फिर संथाल फाइनली यहाँ पर आके बस गए और इनको खेतीबाड़ी करते करते फिर यहीं के किसान बन गए, ठीक है। ये चीज़ बुकानन देखता है वहाँ पर। फिर बुकानन ये देखता है कि वहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से सरसों यानी मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड, और एक देखता है तंबाकू, इन दो की इतनी ज़बरदस्त खेतियाँ देखता है और ये कहता है कि मैंने आज तक ऐसी खेती ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से खेतीबाड़ी ये लोग यहाँ पर करते हैं। ये पहाड़िया से बिल्कुल डिफरेंट है। पहाड़िया तो क्या करते थे, उनको तो हल से यानी कि प्लग से बिल्कुल एलर्जी थी। जो हल होता है वो बिल्कुल उसके हाथ ही टच नहीं करते थे, जबकि सिर्फ एक कुदाल से खुरच के ज़मीन को थोड़ा यूज़ करते फिर वहाँ से चले जाते। लेकिन ये जो संथाल हैं ये बिल्कुल हल से खेती करते थे और बड़े तनमन से काम किया करते थे। इसी वजह से अब हुआ क्या कि इस ये जो बुकानन था, इसको भी ये बात बहुत पसंद आई। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यानी ऐसा मान सकते हैं अपन अंग्रेज़ सरकार, ठीक है, अंग्रेज़ों को ये बहुत पसंद आए, इसलिए इनको जो हैं वो कहा गया बासिंदे, ठीक है, अगुआ बासिंदे कहते हैं इनको। अगुआ बासिंदे का मतलब ये होता है कि पायनियर सेटलर्स का मतलब ये होता है, इनको ये इतने पसंद आते हैं अंग्रेज़ों को ये, कि वो जो थे पहाड़िया, वो तो इनकी बात बिल्कुल नहीं मानते थे, उनको तो खेतीबाड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों को ये अगुआ बासिंदे क्यों लगते हैं या फिर पायनियर सेटलर्स क्यों लगते हैं कि ये एक जगह रह के खेतीबाड़ी करना इनको बहुत पसंद है और बिल्कुल तनमन से ही खेतीबाड़ी करते हैं। तो अंग्रेज़ों को ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इनके लिए इनको ये कहा कि आप और ज़्यादा ज़मीन इनको एक अलॉट कर देते हैं। तो इन्होंने एक ज़मीन अलॉट की, ठीक है, जिसका नाम रखा गया दामिन ई को है, ठीक है, ध्यान से समझना, दामिन ई को है, ये एक ज़मीन का नाम है। मतलब इनके लिए अलॉट कर दी अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ सरकार ने, या फिर ऐसा मान लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं अपन। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको क्या कर दिया, एक ज़मीन अलॉट कर दी, दामिन ई का है, और ये कह दिया कि ये ज़मीन सिर्फ और सिर्फ आपकी है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ये कह दिया, इसके ऊपर किसी का हक नहीं है। हक का मतलब न तो पहाड़ियाज़ का, जो पहाड़िया थे, ठीक है, ना तो उनका हक है, और ना ही जो ज़मींदार है, जो ज़मींदार आपको इतने दिन भाड़े पे लाते थे, उनका भी कोई हक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस ज़मीन पर आपका हक है। तो ध्यान रखना, जो इनको इलाका दिया गया, जो इनको एक खेती दी गई, वो दामिन ई का है ज़मीन के नाम से जानी जाती है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, सीधा सीधा आता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर खेतीबाड़ी करते हैं, इनका इलाका हो जाता है, बढ़िया तरीके से काम चलता है। लेकिन एक इनके बीच में अनुबंध होता है अंग्रेज़ों के बीच में, यानी कि ये जो ज़मीन मिली थी
दामिन ई का है, ठीक है। ये जो ज़मीन या इसका इलाका जो है, इसमें एक अनुबंध होता है, एक शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि आपको ज़मीन का 1/10 भाग 1/10, एग्जाम्पल के तौर पे सिखाता हूँ मैं आपको कि सपोज़ 100 बीघा ज़मीन है, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, ठीक है। अगर 100 बीघा ज़मीन है तो 100 बीघा का 1/10 यानी कि लगभग फिक्स, लगभग क्या फिक्स, 10 बीघा ज़मीन आपको स्टार्टिंग है 10 सालों में जोतना है, खेत जोतना है, ये शर्त थी। बस ये इनके बीच में अनुबंध हो गया, बॉन्डिंग हो गई कि आपको खेती का, जैसे कि वो जो इनको इलाका दिया गया था दामिन इका है, वो दामिन इका है का 1/10 भाग 1/10, ठीक है। स्टार्टिंग है 10 सालों में आपको बोना है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 10 उसका 1/10, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से खेती का यूज़ करना है, जंगल को साफ करना है और खेती करनी है। तो इनको ये बात पसंद आ गई, ठीक है, इनके बीच बॉन्डिंग हो गई, फिर सही चल रहा था। लेकिन फिर इनको कुछ दिन बाद में ये पता चला कि इनको संथालों को, ध्यान से समझना, संथालों को इस चीज़ का पता चला कि यार ये ज़मीन तो हमारी थी, क्योंकि संथाल तो ऑलरेडी वहीं पर खेती बाड़ी करते थे, वहीं रहते थे, और अंग्रेज़ तो हमसे क्या ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। ये संथालों को ऐसा फील हुआ कि अंग्रेज़ हमसे टैक्स ले रहे हैं, और टैक्स भी, टैक्स का मतलब रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू ले रहे हैं, यानी कि हिंदी में बोल देंगे राजस्व है, राजस्व ले रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, राजस्व देने से मना करेंगे, हम क्यों दें राजस्व। फिर ये समझ के इनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, संथालों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। वैसे संथाल बहुत ज़्यादा बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, लेकिन यहाँ पर संथालों के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। वो भी मैं आपको उसका, आप देखते हैं तो फ़ोटो दिखा सकता हूँ, ये देखेंगे अपन कि ये एक फ़ोटो है 23 फरवरी की, ठीक है, 23 फरवरी 1856, ठीक है, 23 फरवरी, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, 23 फरवरी 1856 की। यहाँ पर ये लंदन का एक न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, वहाँ पर ये खबर छपी थी, इसमें फ़ोटो भी छापी गई थी, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, उसके अंदर ये खबर छपी थी कि जहाँ पर ये तो है संथाल और वो सामने ब्रिटिशर्स है, ठीक है, इनके बीच में ये लड़ाई हो रही है। तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है, लेकिन ऐसे ही देख लिया अपने कि संथाल और ब्रिटिश राज के सिपाहियों के बीच में लड़ाई चल रही है। डेट पूछ सकता है, क्या पता, 23 फरवरी 1856, और किस न्यूज़पेपर में छपी थी, तो इलस्ट्रेटेड न्यूज़, ठीक है, लंदन का न्यूज़पेपर, उसके अंदर एक खबर छपी थी, ये अपन देख सकते हैं। फिर एक और खबर है, ये अपन देखते हैं, तो फिर वही 23 फरवरी 1856 की है, और हिंदी में अगर थोड़ा दिख गया हुआ थे कि यहाँ पर क्या संथाल जो है वो गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी को वाक़या था, उसी न्यूज़पेपर में ये खबर फिर छपी कि विद्रोह को कुचल दिया किसने, अंग्रेज़ों ने। भाई संथाल तो थोड़े ही थे, अंग्रेज सरकार के सामने क्या करेंगे संथाल, तो इनके बीच में क्या करेंगे कि इस पूरे विद्रोह को शांत कर दिया, डिस्प्यूट को मेट दिया, और पूरे गांव को वो आग लगा दी गई, ठीक है, ये देखो कुचल दिया और फिर पकड़ लिया, आग लगा दी गई, और जलते हुए गांव ही दिख रहे हैं साइड में ये, ठीक है, पूरे गांव को जला दिया गया। ये भी एक फ़ोटो को इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पिक देख सकते हैं आप। एक ये था, ये एक अंग्रेज अधिकारी है जो घोड़े पे बैठा है और एक मस्त तरीके से अपना हुक्का खींचते हुए चल रहा है, और आगे पीछे ये संथाल है, और ये संथाल कैदी है, इनको ले जाया जा रहा है कैद, जेल के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक फ़ोटो है जो आप देख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली अपन को ये पता हो जाना चाहिए कि संथाल से जो कैदी बना के इनको ले जाए, जो मतलब इस डिस्प्यूट के अंदर, ये विवाद के अंदर जो आए थे, विद्रोह करने वाले थे, उनको जेल में भी डाला गया। ये सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी अपन को थोड़ा सा ही देखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इन्होंने लड़ाई कर ली थी, और फाइनली अंग्रेजों के इनके बीच में लड़ाई होती है, और फिर लास्ट में क्या होता है कि अंग्रेज़ जो हैं, सरकार है, उसको झुकना पड़ता है, और जो भागलपुर का जो इलाका है, ठीक है, भागलपुर, और है बीरभूम, ठीक है, बीरभूम बोल देंगे इसको, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको बीरभूम, अभी पूरा लिखवा दूंगा आखिर। ये 2 डिस्ट्रिक्ट इनको सेपरेट संथालों को दे दिए जाते हैं, ठीक है, भागलपुर और बीरभूम, ठीक है, बीरभूम, BIR है, बीरभूम BHUM। ये ज़मीन जो 2 ज़िले हैं वो इनको फाइनली सरकार जो है इनको दे देती है। तो ये संथालों का कॉन्फ्लिक्ट था, थोड़ा तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। अपन बारी बारी ये लेंगे कि क्या क्या संथाल थे, क्या नहीं थे, पूरी डिटेल सब चर्चा कर लेते हैं। तो अपन बात करेंगे पहली कि संथाल थे कौन, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जैसे अपन पढ़ा था पहाड़िया कौन थे, वैसे संथाल कौन थे। तो संथाल गंजूरिया पहाड़ जो कि राजमहल श्रृंखला का एक भाग था, इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे, ठीक है, 1800 के आसपास। इन द संथाल्स गंजूरिया पहाड़
विच वॉज अ पार्ट ऑफ द राजमहल रेंजेस केम टू इन अराउंड 1800, ठीक है, 18 सेंचुरी बोल दो, चाहे 18वीं शताब्दी बोल दो, चाहे 1800 बोल दो, ठीक है। फिर हुआ क्या था कि इन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे ढालों पर, अच्छा पहले वहाँ पहाड़ी लोग रहते थे, उनको इन्हें नीचे खिसका दिया और जंगलों का सफाई करके खेती बाड़ी करने के लिए वहाँ पर बसने रहने लग गए। दे डिस्प्लेस द हिल फॉक, यानी कि जो पहाड़ी लोग जो रहते थे वो, लिविंग दे टू द लोअर स्लोप्स, क्लियर द फॉरेस्ट एंड देन सेटल देयर। फिर संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेन चीज़ ये कि संथाल इस गंजूरिया पहाड़ पर कैसे पहुँचे, तो 1780 के दशक में ये आए थे बंगाल में, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ आए थे, बंगाल में। फिर ज़मींदार जो लोग थे, खेतीबाड़ी उस टाइम पर ज़मींदारों के पास में होती थी, तो ज़मींदार लोगों ने क्या करा था कि ये नई नई भूमि तैयार करते थे, जंगल को साफ़ करके ज़मींदार ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते थे, तो खेती का ही विस्तार कर रहे थे। उसके लिए इन्होंने इनको भाड़े पे ले लिया, संथालों को ले लिया भाड़े पर रखते थे। और फिर फाइनली क्या हुआ, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण भी दिया। सारी बात है। एक्चुअल में अपन क्या सीख रहे हैं कि 1780 के दशक में ये आते हैं बंगाल से, एक बात। दूसरी बात, वहाँ पर खेती कौन करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ रखते थे ज़मींदार खेती करते थे, और ज़मींदार खेती का विस्तार करते थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा खेती करेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। और सरकार भी ज़मींदार को हेल्प करती थी कि जंगल को साफ़ करो, खेती करो, क्योंकि सरकार कौन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज सरकार, उसको भी रेवेन्यू मिलता था, राजस्व मिलता था। इसलिए खेती का विस्तार हो रहा था, कल्टीवेशन क्रॉप्स इनका बहुत ज़्यादा ये विस्तार हो रहा था। तो इनको ज़रूरत पड़ती थी लेबर की, मजदूरों की, तो वहाँ पर ये संथाल इनको ईजिली मिल गए और संथालों को इन्होंने भाड़े पर रख लिया, ये चीज़ है। यानी द संथाल्स हैड बिगन टू कम इनटू बंगाल अराउंड द 1780s। जमींदार्स हायर्ड देम द रिक्लेम लैंड एंड एक्सपेंड कल्टीवेशन एंड ब्रिटिश ऑफिशियल इनवाइट दें। और ब्रिटिश ये क्यों इनवाइट करते थे, ये कहते थे कि आप आइए और जंगल महलों में रहिए, मतलब कि यहाँ जंगलों को साफ कर करके यहाँ पर रहिए, वो भी इनको प्रमोट करते थे। और ये मैंने जो बात हाईलाइट करी आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि कंटिन्यू है, उसी संथाल में लिखना, ध्यान से समझना। ये संथाल का पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये जो नेक्स्ट है ये तीसरा पॉइंट है। लेकिन हाईलाइट करने के पीछे एक रीज़न है कि ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, क्या, कि ब्रिटिश अधिकारी संथालों को आदर्श बाशिंदे, ठीक है, आदर्श बाशिंदे क्यों मानते थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संथालों को आदर्श बाशिंदे क्यों मानते थे, ये क्या कारण था इनका, यानी कि इनको अपन बात करते हैं, ये रहा, द संथाल्स अपीयर टू द आइडियल सेटलर्स, ठीक है, आइडियल सेटलर्स क्यों मानता था, उनके पीछे क्या कारण थे, तो या फिर पायनियर सेटलर्स भी बोलते हैं इनको। तो ब्रिटिश अधिकारियों को संथाल आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाई करने में कोई हिचक नहीं थी और वह भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि इसलिए मानते थे क्योंकि वो उनको जंगल साफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि पहाड़ियाँ ऐसा काम नहीं करते, उनको जंगल साफ करने जोर आता था और खेती नहीं करते थे, मना कर दिया उन्होंने, ये कारण था। फिर तो लिख देना ये कि आइडियल सेटलर्स टू ब्रिटिश ऑफिशियल बिकॉज द संथाल्स बाय कॉन्ट्रास्ट क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड प्लगिंग द लैंड विथ वाइगर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट चौथा कि संथालों को ज़मीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक ज़मीन में एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोह, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया, ठीक है। इनकी बाउंड्री बना दी कि ये आपकी ज़मीन है सेपरेट, आराम से आप खेती करो, ताकि ये सिर्फ संथालों को खुश किया जा रहा है कि संथाल कैसे ही खेती करने लग जाए। इसे संथालों की भूमि कहा कि आज से ही आपकी भूमि है, दामिन ई कोह है, ठीक है। चारों ओर बाउंड्री खींच दी और बाउंड्री खींच के इनको ज़मीन ये दे दी, ठीक है। तो नेक्स्ट, द संथाल्स वर गिवन लैंड एंड persuaded the settle in the foothills of राजमहल by 1832, a large area of land was demarked का मतलब सीमांकन कर दिया, ठीक है, एज दामिन ई कोह है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दामिन ई कोह अलग से भी आ सकता है, तो आप क्या लिख देंगे, दामिन ई कोह एक ज़मीन है जो संथालों को खेती करने के लिए दी गई थी सेपरेट। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है और 6 पॉइंट हो गए, ये 5th है, ये 6th है। 5th है कि संथालों को दी जाने वाली भूमि की अनुदान, अच्छा वो मैंने कहा था इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग हुई थी, कुछ शर्त रखी गई थी, और वो शर्त ये थी कि उनको दी गई भूमि कम से कम उसका 10वां भाग, ठीक है, 10वें भाग को साफ करके शुरुआती 10 वर्षों में भीतर उनको जोतना है उस खेती को, ये गारंटी थी। द लैंड ग्रांट टू द संथाल्स स्टिपुलेटेड दैट एटलीस्ट 1/10, ठीक है, ऑफ द एरियाज वर क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड विद इन द फर्स्ट 10 years, ये शर्त थी। नेक्स्ट, इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया और इसके चारों ओर
खंबे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाके की स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़ियों से बिल्कुल अलग कर दिया। वो मैंने कहा था ना, ये जो बिल्कुल सेपरेट ज़मीन कर दी, ये आज से आपकी संथालों की है। और कोई भी, चाहे वो पहाड़िया हो और एक हो गया है मैदानी लोग जो नीचे स्थायी कृषि करते थे, ज़मींदार जिनको बोल सकते हैं, दोनों को कहा कि नहीं, आप ये सेपरेट ज़मीन इनकी है। चारों ओर खंबे गाड़ के इनकी ज़मीन को सेपरेट कर दिया। द टेरिटरी वो सर्वेड एंड मैप्ड enclosed with boundary pillars. It was separated from both the world of the settled agriculturists of plains and the पहाड़ियाज of the hills। ये ध्यान रखना। तो इजी सी 5 या 6 पॉइंट अपने बन गए, बाकी कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट ले लेंगे कि अब जैसे हुआ क्या कि संथालों को इतनी फैसिलिटी मिली कि संथालों को सेपरेट ज़मीन दे दी गई, ठीक है, जो ऐसे ही जंगल में रहा करते थे। अब सेपरेट ज़मीन हो गई, चारों बाउंड्री खींच गई, तो फिर लोगों को ऐसा लगा कि हम तो बिल्कुल सेटल हो गए, बढ़िया तरीके से रहने लगे। तो हुआ क्या, इनकी थोड़ी पॉपुलेशन भी बढ़ी और इनकी नंबर ऑफ़ विलेजेस यानी गाँव की संख्या भी बढ़ी। जैसे कि 1838 में इनके 40 गांव थे, मात्र 40 गांव थे, लेकिन धीरे धीरे 1851 तक यानी कि लगभग 10-20 साल के अंदर ही 1473 इनके गांव हो गए। प्लस इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या भी बहुत बढ़ी, जो पहले 3000 थी वो 82,000 जनसंख्या बढ़ गई। हर चीज़ पॉपुलेशन भी ग्रोथ हुई और गाँव की संख्या बढ़ी। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी के राजस्व में वृद्धि होती गई। अब कंपनी क्या करती थी, कंपनी पॉकेट में तो काम करवाती नहीं थी, तो फिर कंपनी इनसे लेती थी रेवेन्यू, ठीक है। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो खेती और ज़्यादा करेंगे लोग, तो और ज़्यादा खेती करेंगे तो जो कंपनी है उसका भी रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। और फिर यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इन संथालों की बुद्धि काम करेगी, ये कहेंगे यार अपन इतने जने लोग हैं, इतनी अच्छी खेती करते हैं, अपन ने खुद ज़मीन साफ़ की है और हम कंपनी को राजस्व रेवेन्यू क्यों दें, वो भी बताऊंगा अभी आगे। तो बाय दिस फॉर्म 40 संथाल्स विलेजेस इन द एरिया इन 1838, as many as 1473 villages come up by 1851. Out the same period, the Santhal population increased from 1 mere 3,000 to over 82,000। 3,000 से 82,000 तक पहुँच गए। 3,000 लिख दो चाहे फिक्स या फिर एग्जैक्ट, NCERT में 3,002 है, एक ही बात है। एज कल्टिवेशन एक्सपेंडेड सो डिड द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, उनका भी रेवेन्यू बढ़ेगा, ये तो अपन भी समझते हैं, ठीक है। तो ये थे संथाल। सातों के सातों पॉइंट आपको संथाल के बारे में लिखना है। कोई अगर छोटा क्वेश्चन आ जाता तो एक दो पॉइंट आप कम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। फिर बात है संथाल ने विद्रोह किया तो क्यों किया, अलग से हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि संथाल इतने सही थे, इनको ज़मीन दे दी गई थी, फिर भी संथाल विद्रोह हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, यानी कॉजेज ऑफ संथाल रेविलियन। इसके पीछे रीज़न यही था कि संथालों ने भी जल्द ही ये समझ लिया कि इन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है और उस पर सरकार भारी टैक्स यानी कि भारी कर लगा रही है। साहूकार जो होते थे, अब होता क्या था कि जब ज़्यादा टैक्स लगेंगे तो कभी कभी ऐसा होता था कि संथाल जो है वो पैसा नहीं दे पाते, और जब कोई भी पैसा नहीं दे पाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो साहूकारों के पास, जिसको हिंदी में बोलते थे, सॉरी उस टाइम बोलते थे दीकू। ये भी ध्यान रखना, साहूकार को 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, दीकू किसको बोलते थे, साहूकारों को। तो ये साहूकारों से पैसा लेने जाते थे, तो साहूकार इनके लगाते थे ब्याज की दर ज़्यादा, ठीक है, ब्याज दर ज़्यादा लगाते थे। तो फिर हुआ क्या, और अगर कर्ज अदा नहीं कर पाते, अगर साहूकारों को पैसा वापस नहीं दे पाते तो उनकी ज़मीन को हड़प लेते। ये चीज़ इनको समझ में आई, तो फिर इन्होंने क्या करा कि ज़मींदार लोग दामिन इलाका, अच्छा ये भी था, जो दामिन इका है, इनको ज़मीन दी गई थी, उस इलाके पर धीरे धीरे खूब सारा इलाका इसका इन साहूकारों ने हड़पने की कोशिश की, क्योंकि ये तो गरीब होते चले गए संथाल। भाई हर किसान पैसा वाला नहीं होता, खूब सारी ऐसी प्रॉब्लम भी होती है खेती करने वाले लोगों की। जब खेती नहीं होती है तो पैसा देना पड़ेगा, कंपनी तो रेवेन्यू लेगी। तो जब नहीं होता था तो फिर वो जाते थे साहूकारों के पास। साहूकारों की जो ब्याज रेट इतनी लगा के इनको ऐसे एक दिन ये हालत हो गई कि इनको ये जो दामिन इलाका है उस पर भी वो कह दिया कि अब हमारा हो गया, क्योंकि आपका कर्जा इतना है कि अब ये ज़मीन हमारी हो गई, ठीक है। ये सब पहला कारण ये था। The Santhals however soon found that the land they had brought under cultivation was slipping away from their hands, ठीक है, ये बात थी कि अब हमारी ज़मीन वो खिसकती जा रही है। और फिर द स्टेट वॉज लेविंग हैवी टैक्सेस ऑन द लैंड, मनी लैंडर्स जिसको अपन दिकुस बोलेंगे, दिकू इंग्लिश में दिकुस, वर चार्जिंग देम हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड टेकिंग ओवर द लैंड व्हेन डेब्ट्स रिमेंड अनपेड एंड जमींदार वर असेटिंग कंट्रोल ओवर द दामिन एरिया। दामिन एरिया पर जमींदारों ने कहा कि ये आज से अब हमारा होने लग गया है, क्योंकि आपके कर्ज इतना बढ़ गया। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण था
जो फाइनली रूप लिया इसने लड़ाई का। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। क्या आएगा? संथाल विद्रोह हुआ कब? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। संथाल रिवोल्ट वो हुआ था 1855-56 में। 1855-56 में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जो मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, पिक दिखाई थी कि 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण किया गया। ज़बरदस्त लड़ाई हुई, फाइनली अंग्रेज मान गए और इन्होंने एक सेपरेट परगना बना दिया। परगना मतलब एक मान लो कि एक स्टेट बना दिया, एक जिला बना दिया, डिस्ट्रिक्ट बना दिया। ठीक है, कहा कि ठीक है भाई, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको मारे अपन, और इनको लिए एक सेपरेट ज़मीन बना दी और 5500 वर्ग मील, ठीक है, 5500 वर्ग मील का क्षेत्र इनके नाम कर दिया, जिसमें 2 जिले पड़ते हैं, भागलपुर और बीरभूम। ये 2 जिले पड़ते हैं, भागलपुर और बीरभूम। ठीक है, तो संथाल परगना वॉज क्रिएटेड कार्विंग आउट 5550 स्क्वायर मील्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट भागलपुर एंड बीरभूम। ये इनको दे दिया फाइनली। तो ये थे संथाल। क्या करना है, संथाल पर पूछो तो आपको 7 पॉइंट जो मैंने लिखवाए वो 7 पॉइंट लिख देंगे आप। ठीक है, ये तो संथालों के बारे में था। उसके बाद में संथालों के विद्रोह करने के कारण क्या थे, तो नंबर 1 और नंबर 2, ये 2 कारण थे। बस सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855-56 के अंदर हुआ। कौन से 2 जिले संथालों को दिए गए, तो भागलपुर और बीरभूम। कितना एरिया था, 5500 वर्ग मील। सिंपल, बस ये करना है। ठीक है, अब बात आती है लास्ट में बुकानन की। बुकानन ने 2 जगह घुमाई, राजमहल पहाड़ी पर घुमा था, पहले तो पहाड़ियों से मिला और अब ये मिल रहा है संथाल से। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बुकानन का विवरण, अकाउंट ऑफ बुकानन, मतलब बुकानन के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर बुकानन ने जितनी भी यात्राएं की उसके बारे में आपका क्या विचार है। तो क्या लिखेंगे आप? पहली बात तो ये है। अच्छा, एक भी फिर मैं आपको थोड़ी सोचने वाली बात बता दूं कि एक्चुअल में ये जो बुकानन है ना, ये अंग्रेज़ों की तरफ से भेजा हुआ एक एजेंट था। तो इसने जो भी विवरण हमें प्रस्तुत किया हमारे सामने, उसको हम 100% सही नहीं मान सकते। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत फॉल्ट हो, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एजेंट होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इसकी सारी बातें सही है। लेकिन फ़िलहाल हम अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस थोड़ी सी बात ये करेंगे कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, बिल्कुल सही है, एम्प्लॉय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी। वह नक्श, ऐसी बात नहीं है कि उसको घूमना पसंद था या फिर बस जहीं भी जाता हूँ सर्वे करना पसंद था। ये पूरी टीम के साथ चलता था। कैसे कि वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षण करने वाले लोगों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि बड़े दल के साथ रहता था। बड़े, इसको कुछ नहीं करना है, तो राजा साई ठाट से साथ रहता था। पूरे घोड़े वोड़े व्यवस्था थी इसके पास में, सारे सर्वे करने वाली टीम थी, पालकी उठाने वाले लोग थे, हर तरह के लोग थे। पूरा खर्चा कंपनी उठाती थी इसका। ठीक है, तो ये चीज़ है, कंपनी का भेजा हुआ आदमी था। और ये अपन पढ़ेंगे, His journeys were not simply inspired by the love of landscape and desire to discover the unknown. He marched everywhere with a large army of people. और ड्रॉटमैन, सर्वे करने वाले, प्लांट क्वीन, बेड, सब कूलीज वगैरह ये सब इसके साथ में रहते थे। एक बात तो ये लिख दी अपन इसके बारे में। दूसरी, उसकी यात्राओं का सारा खर्चा वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की ज़रूरत थी। कंपनी चाहती थी कि घूम लेगा, क्योंकि थोड़ा माइंड अच्छा था इसका और बाहर घूमना पसंद था और इसको ये भी नॉलेज था। अच्छा, इसकी बात अपन पढ़ेंगे, एक पॉइंट और लिखा है मैंने कि ये है ना, हमेशा ये चीज़ देखता था, ये कभी बुराई नहीं देखता था कि उसमें बुराई क्या है, जबकि ये देखता था कि इसको बदल के अच्छा कैसे बनाया जाए। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात थी। जैसे वहाँ पर कोई भी चीज़ देखता, इस पत्थर वगैरह देखता या फिर वहाँ के लोगों को देखता, तो फिर वह देखता कि यार ठीक है, लेकिन इनको अपन क्या सुधार सकते हैं क्या। और वाकई इसने प्रयास किया, संथालों को सुधार दिया। धीरे धीरे पहाड़िया ने नहीं, अगर नहीं मानी तो पहाड़िया तो आपको पता है ये गरीब हो गए लास्ट में जाके। और फिर इसने ये भी देखा कि कौन कौन सी ग्रेनाइट वगैरह की माइंस वगैरह का पता लगा लेगा, बहुत महंगे महंगे स्टोन्स का पता लगा लेगा जो उसको दिखे थे। तो क्योंकि थोड़ा सा इसका माइंड बहुत अच्छा था इस मामले में, इसको पहचान करने में ये कहते हैं ना, 1 नंबर था। ये चीज़ भी है, तो ये अपन पढ़ेंगे। द कोस्ट ऑफ ट्रेवल्स वर ब्रॉन बाई द ईस्ट इंडिया कंपनी सिंस इन, क्योंकि उसको ज़रूरत थी इसकी। इट नीडेड द इंफॉर्मेशन दैट बुकानन वॉज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट। सेकेंड, उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की, बिल्कुल, और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, जो भी लोग साथ लेके जाता था, भूवेताओं, वनस्पति वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को साथ में भेजा था, साथ में लेके गया था। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड voyages the discovery and sent its geological geographers, its botanist and medical man to collect information। सब मिलके हर तरह की इन्फॉर्मेशन साथ में ही जुटा के लाया था।
और फिर अपन बात करें तो बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की इसने। ये देखता था कि अपन को थोड़े ऐसे कुछ पत्थर वगैरह दिख जाए, अगर स्टोन वगैरह कोई माइंस लगा सकें अपन, तो ये उसकी हमेशा खोज में रहता था। और उसने देखा कि लोहे, खनिज और अब्रक, ग्रेफाइट तथा साल्ट पेपर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगा लिया इसने। ठीक है, एवरीवेयर बुकानन वेंट ही स्केट्स फॉर मिनरल्स एंड स्टोन्स दैट वर कॉमर्शियली वैल्यूएबल। इट रिकॉर्डेड ऑल साइन ऑफ आयरन और लोहेस की खाने, माइका, ग्रेनाइट, ये सब सॉल्ट पेपर सब देखा इसने। और ही केयरफुली ऑब्जर्व लोकल प्रैक्टिसेस ऑफ सॉल्ट मेकिंग एंड आयरन और माइनिंग। इसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का भी निरीक्षण किया कि नमक कैसे निकाला जाता है, या फिर कच्चा लोहा जो आयरन और है, क्योंकि कच्चे लोहे से फिर हर चीज़ बनती है, चाहे वो ट्रेनों की पटरियाँ बनो चाहे ट्रेन बनो, ये चीज़ें वहाँ पर इसने पता किया। तो ये 5 पॉइंट इसके बारे में टॉप लेवल के टू द पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, और लास्ट में आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, जो पॉइंट नहीं है अलग से लिख देंगे कि वे अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था। हालांकि ये संथालों का भी लास्ट में विद्रोह करता है। ये संथालों के बारे में एक बात कहता है कि संथाल जो है ना, वो रहते थे ठीक है, लेकिन झोंपड़ियों में रहते थे, बहुत मैली कुचली झोंपड़ियाँ इनकी, बहुत गंदे तरीके से रहते थे, साफ़ सुथरे नहीं थे, ये उनकी थोड़ी बहुत ऐसी बातें करता है। लेकिन ये कहता है कि, और ये कहता है कि जो वनवासी लोग होते हैं वो सही नहीं है, वो बर्बर लोग हैं, असभ्य लोग हैं, ठीक है, सिविलाइज नहीं है, उनको ठीक करना चाहिए, ये सब कुछ बातें करता है। इनको वनवासी बिल्कुल पसंद नहीं थे, कि जंगलों में रहना पसंद नहीं था। हाँ, ये कहता था कि अगर ये खेतीबाड़ी करने लग जाए, थोड़ी बुद्धि इनकी आ जाए तो बात ठीक है। तो वो लास्ट में लिख देना कि वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का तो हमेशा आलोक से लाइफ स्टाइल उनको इसको बिल्कुल पसंद नहीं थी उनकी। ठीक है, और वह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि बदलना ही होगा। बिल्कुल, इन जंगली लोगों को अगर खेतीबाड़ी सिखा दी जाएगी तो ये सभ्य हो जाएंगे, ठीक है, सिविलाइज हो जाएंगे। ही वॉज इनोवेटिवली क्रिटिकल ऑफ द लाइफस्टाइल्स ऑफ फॉरेस्ट डेलर्स एंड फेल्ट दैट फॉरेस्ट हैड टू टर्न इनटू एग्रीकल्चरल लैंड्स। तभी ये मामला बैठ पाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। ये जो मैं एक एक टॉपिक आपके लेके जा रहा हूँ इसीलिए ले रहे हैं अपन कि हिस्ट्री बहुत मज़ेदार हो जाएगी। एक एक टॉपिक, अब संताल पढ़ लिए, पहले पहाड़ियाँ पढ़ लिए, उससे पहले अपन ने 5वीं रिपोर्ट पढ़ा था, तो मतलब एक पूरा चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बस अकॉर्डिंग टू मैं जैसे आपको बताता था, नोट्स बनाते जाना है और रिवीजन करते जाना, बहुत शानदार आपकी तैयारी होने वाली है। ठीक है, ओके।